हमने राजद्रोह के कानून को खत्म किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, उन्होंने कि राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून जो है वो लाया गया। व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर अब जेल नहीं होगी, देश के खिलाफ बोलने वालों को जेल होगी। ये लोकसभा में कहा है गृहमंत्री अमित शाह ने। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं फौरन। तो आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 पेश करने की वजह उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और इसकी प्रक्रिया को सरल यानी आसान बनाना है। उन्होंने ये तमाम बातें आज लोकसभा में कही। इतना ही कहना चाहता हूं कि हजारों स्वतंत्र सेनानी जो राजद्रोह की कलम के तहत अपने जीवन के स्वर्ण काल जेल में काटे, देश को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों को देश में निकालने के लिए, आज नरेंद्र मोदी सरकार के इनिशिएटिव से इनके आत्मा को एक प्रकार से जरूर संतुष्टि मिलेगी कि आजाद भारत में आज ये अन्यायी प्रोविजन को मान्यवर हमने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। मान्यवर, भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिलाओं और बच्चे के प्रति अपराध का हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे। जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। मान्यवर, इसके बाद जेंडर न्यूट्रल कानून बना है। कई जगह पे कई सारी चीजें छूट गई थी। लड़के और लड़कियों के व्यापार जो एक घृणित अपराध है, इसमें सिर्फ लड़कियों का जिक्र था, वहां लड़कों को भी डाल दिया गया है। और आईपीसी की धारा 366A में भी नाबालिग लड़की के साथ बच्चे का भी जिक्र कर इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का हमने प्रयास किया है। मान्यवर, आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि पर चढ़ने के बाद 75 साल के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को। हमारा वादा था मान्यवर इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा है कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे। आतंकवादी कृत्य कर सादे गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बताया भी है, मैंने भाषण पढ़े हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे।
आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, मगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा। इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो, इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है मान्यवर। इसकी व्याख्या क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? मगर मन में एक भय पड़ा है मान्यवर, वो भय से ये विरोध जन्म लेता है और मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए और ये नरेंद्र मोदी सरकार का उचित ही निर्णय है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगह दी है। उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है साहब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे। और सबसे ऊपर कोर्ट है। अगर किसके ग्रीवेंसेस है तो ये आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कोर्ट के ऊपर तो नहीं है। धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांसा करेगी, मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और जीरो टॉलरेंस का एक संदेश इस सदन से जाना चाहिए। मान्यवर, संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है। कई राज्य और राज्यतर गैंगे संगठित अपराध करती हैं, इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसके अंदर हमने साइबर अपराध को, आर्थिक अपराध को, भूमि हत्याना को, हथियारों की व्यापार को, डकैती को और मानव लोगों की तस्करी करने, व्यक्तियों की मानव तस्करी में, ये सभी को इसके अंदर रखा है। आर्थिक अपराध की भी हमने व्याख्या की है। करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टैंप का कुटकरण, हवाला व्यवहार और बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास, इसको भी आर्थिक अपराध की व्याख्या की तरह पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि न्यायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा। मान्यवर, एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया।
अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है, तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाते थे, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है, तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल होते थे, और अलग अलग धाराओं में अंत में कानून के गैप का फायदा उठाकर वो छूट जाते हैं थे। स्नैचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है। और मान्यवर, गंभीर चोट का जो कानून था, इसमें भी हमने 2 डिवीजन करे हैं। किसी के सर पर लाठी मार दी, इंजर्ड हुआ, तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परंतु लाठी मारने के कारण वो ब्रेन डेड हो गया या अपाहिज हो गया, तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। तो संपूर्ण अपाहिजता या तो ब्रेन डेड के केस में हमने 10 साल तक का कठोर दंड देने का प्रावधान किया है, इसको सेपरेट किया है। मान्यवर, गंभीर चोट का जो खंड 117 है, उसमें 10 साल की उम्र कैद का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा भी ढेर सारे बदलाव किए हैं मान्यवर, मैंने प्रमुख बदलाव भी आपके सामने। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूंगा। मान्यवर, इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है तो गरीबों के लिए तो आर्थिक बाधा है, मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई। गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का संबंध 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। मान्यवर, सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर, हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि ये समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मान्यवर, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही, सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं। आप एक कंप्लेंट देते हो, इसका संज्ञान वो 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। अब 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी अगर प्राथमिक जांच होगी, इसको कंपलसरी कर दिया। और 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच, आरोप सही है या गलत है, इसका प्रारंभिक जांच देकर एफआईआर करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारंभिक जांच कर सकते हो, और छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। सबसे पहली न्याय में समय की कटौती यहां होगी। अब जांच रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट को भेजना है, इसके लिए भी कोई समय के प्रावधान नहीं था, हर कर दिया। अब 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद 24 घंटे में उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर और चिकित्सा जांच की रिपोर्ट, मेडिकल हुआ, कोई समय मर्यादा नहीं। जब उसकी आत्मा कहेगी, जब उनको समय होगा, सारी परेशानियों से वो मुक्त होगा जाए, तब देंगे। अब हमने बिना किसी देर से बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के अंदर पुलिस थाने में और न्यायालय में डायरेक्ट भेजने का काम हमने यहाँ निश्चित किया। मान्यवर, पहले
चार्जशीट का समय नहीं, 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु री इन्वेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा कर सालों सालों तक चार्जशीट लटकाए जाते थे, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते। हमने कह दिया कि 60 से 90 दिन का जो समय था वो तो रहेगा और 90 दिन के बाद और 90 दिन तक ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। अगर 90 दिन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हो। ये हमने प्रोविजन कर ट्रायल जल्दी हो इसके लिए शुरुआत कर दी। मान्यवर, इसके बाद मैजिस्ट्रेट के समय कब कार्यवाही शुरू होगी, मैजिस्ट्रेट के समय समक्ष, इसकी भी समय मर्यादा थी। अब मैजिस्ट्रेट साहब के साथ हमने बाध्य कर दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्यवाही चालू, इसको लटका नहीं सकते। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी फरियाद आती है, सच्चा झूठा भगवान जाने, 12 बजे तक कोर्ट चलती है, 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता है। अब अगर 14 दिनों में संज्ञान लेना है तो कोर्ट को इसको समाप्त कर ही जाना पड़ेगा। और आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है वो भी 60 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक केस में 25 आरोपी, तो एक के बाद एक 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल का अपील करते ही जाते थे और 10 साल तक मुकदमा चलता नहीं था। अब जिसको भी करना है 60 दिन के अंदर करना है और 60 दिन में न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में केस ट्रायल पर आएगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था, अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिन के अंदर ही आप आपके गुनाह को स्वीकार कर लोगे तो सजा कम होगी। प्री बार्गेनिंग 30 दिन के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था। अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया कंपलसरी 30 ही दिन में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है, उसमें आप देरी नहीं कर सकते। मान्यवर, ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया है। कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं, इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मटिप भी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी हमने कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते। पहली बार अपराध करने को 1/3 सजा का जो प्रोविजन है, 1/3 अगर अंडर ट्रायल कर लिया तो इसको मुक्ति दे सकते हो, और बाकी सभी मामलों में 1/2 किया है जो गंभीर प्रकार की हत्या, डकैती, ऐसे मामले हैं। जजमेंट सालों सालों तक, महीनों तक नहीं आता था। अब हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिन के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा, वो इससे ज्यादा लेट नहीं कर। मान्यवर, जजमेंट और सजा के बीच में भी बहुत बड़ा समय था, उसका भी समय निर्धारित कर दिया है, और सजा निर्णय देने के 7 दिन के अंदर ही सुना देनी पड़ेगी, उसको आप लिंगरिंग नहीं कर सकते। मान्यवर, फिर दया याचिका के मामले आते थे। सालों तक दया याचिका करते ही नहीं, और दया याचिका कोई एनजीओ करता था, कोई दूर दूर के लोग करते थे, जिसका कोई दया तो वही मांग सकता है जिसको दंड मिला है। दया मांगने का अधिकार और किसी को नहीं। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज करने के 30 दिन के अंदर ही दया की अर्जी करनी पड़ेगी, बाद में आपको इसका अधिकार नहीं रहेगा। राज्यपाल, सरकार, सबके लिए यस और नो कहने का समय का प्रावधान भी इसमें हमने मान्यवर तय कर दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें ढेर सारे प्रावधान किए। मान्यवर,
एफआईआर से अगर किसी को सबसे बड़ा राहत मिलने वाला है तो महिलाओं को मिल रहा है। किसी भी महिला के लिए अपने खिलाफ हुए अपराध को किसी के सामने वर्णन करना मान्यवर बड़ी संकोच की बात होती है। आज एफआईआर से हर कोई कर सकता है, मगर कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करा सकती है, उसका संज्ञान भी लिया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही घर पर आकर इसका जवाब लेने की व्यवस्था महिला पुलिस के साथ इस कानून के तहत नए विधेयक के अंदर एफआईआर का जो हमने जिक्र किया है, इससे ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। समय पर ट्रायल और स्थगन दोनों को हमने मान्यवर बहुत तवज्जो देकर इसको कठोरता के साथ कम करने का प्रावधान किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कई जगह पे हमने पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को कर्टेल करने के लिए किया है। क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये तीनों चरण में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है। पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही इससे निश्चित रूप से सुनिश्चित तो होगी ही होगी, परंतु सबूतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। मान्यवर, एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का हमने कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए। एविडेंस, तलाशी और जब्ती तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग की हमने कंपलसरी प्रोविजन किया है। कोई भी घर पे जाकर पुलिस जब्ती करती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करते हो उसका भी हो जाएगा और तलाशी का भी हो जाएगा। इससे कोई किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं पर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और बलात्कार के मामले में भी पीड़ित का बयान कंपलसरी करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वो लेना ही पड़ेगा, ऑनलाइन बयान लेना पड़ेगा, इसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जिससे वगदार आदमी आने के बाद वो बयान को बदलवा नहीं सकता। मान्यवर, दूर दूरस्थ के गांवों में बयान तो ले लीजिए जाते हैं, मगर जब मालूम पड़ता है कि बलात्कार किसने करा है तो बयान को बदल भी दिए जाते। अब ऑनलाइन बयान लेना है और इसकी 3 कॉपी 3 जगह पे, एक हॉस्पिटल में, एक पुलिस थाने पर और एक न्यायाधीश के यहाँ 24 घंटे में पहुंचानी है, जिससे बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मान्यवर, इसके साथ साथ हमने फोरेंसिक के उपयोग को भी बहुत महत्व दिया है। दुनिया भर के अदालतों का अगर विश्लेषण करते हैं तो हमारे यहाँ सजा कराने का दर बहुत कम है। मान्यवर, इसको अगर बढ़ाना है तो साइंटिफिक एविडेंस पर थ्रस्ट देना पड़ेगा। इसलिए ये बिल के अंदर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार करने के लिए इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति से हो इसलिए और 90% का कन्विक्शन रेट का लक्ष्य रखते हुए हमने एक प्रावधान किया है कि 7 साल से ज्यादा सजा जिस गुना में है वो सभी में एफएसएल टीम के विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे एफएसएल की विजिट। मान्यवर, कई लोग कहते हैं कि कब होगा, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार टुकड़े टुकड़े में नहीं चलती। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, फिर प्रधानमंत्री बने तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अब तक लगभग एनएफएसयू के 7 परिसर और 2 ट्रेनिंग एकेडमी खुल चुके हैं 9 राज्यों में। और 5 साल के बाद मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, हर साल 35,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहां से बाहर निकलेंगे जो इस हमारी रिक्वायरमेंट को। तब तक हमने फॉरेंसिक मोबाइल वान का भी प्रोविजन कर दिया है और फॉरेंसिक को आउटसोर्स करने के लिए भी रूल्स बनाए हैं मान्यवर। और दिल्ली में इसका ये जो 7 साल वाला प्रोविजन है
इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है और बहुत उत्साहजनक परिणाम हमें मिले हैं मान्यवर। और इसको तभी राज्यों द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा जब राज्य के अंदर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से बन जाएगा। इसमें हमने पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला और पूरा राज्य चारों को नोटिफाइड करने की योजना बनाई है। मानो एक शहर में फॉरेंसिक की व्यवस्था हो गई तो वो शहर को नोटिफाइड कर सकते हैं, कंपलसरी हो जाएगा।